वन हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के फोर्स और फ्रिक्शन से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, यदि आपके बेस क्लियर होंगे तो आप इसको आंसर दे सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरी क्लास 8 की फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वीडियो देखिए। इसके बाद आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन डस्ट पार्टिकल। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डस्ट पार्टिकल पे भी अप्लाई होता है या नहीं होता। तो इसका आंसर होगा यस, अप्लाई होता है। इस नेचर में जितने भी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास है, जिनका कुछ ना कुछ मास है, उन सभी पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। और ये डस्ट पार्टिकल ये मूव क्यों करते हैं? यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें कह सकते हो जो एयर करंट है उसकी वजह से ये डस्ट पार्टिकल जो है वो इधर उधर मूव करते हैं। बस डस्ट पार्टिकल के पास, जो एवरी पार्टिकल के पास जो है वो कुछ ना कुछ मास है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यदि आप डस्ट को एक कलेक्ट करो तो आप डस्ट कलेक्ट करके बता सकते हो कि इतने ग्राम है या फिर इतना किलो है, राइट। तो वैसे ही डस्ट जो होता है उस डस्ट के पार्टिकल के पास मास है और जिस भी ऑब्जेक्ट के पास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करता है। तो योर आंसर विल बी डस्ट हैज़ मास एंड ऑल मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। डस्ट इज कैरिड बाय एयर करंट्स बट इवेंचुअली सेटल। ठीक है, ये एयर करंट की वजह से इधर उधर एयर में फ्लो करते हैं बट फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आते हैं और किसी एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हर दिन अपने घर की डस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे हम डस्टिंग बोलते हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को हटाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two persons are applying forces on two opposite sides of a moving cart. The cart still moves with the same speed in the same direction. So what do you infer about the magnitude or direction of the force applied? Yes, what's your answer? Think. यस अच्छा, आप यहाँ देखिए, इसमें ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें देखिए, टू पर्सन्स आर अप्लाई फोर्सिंग ऑन टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ मूविंग कार्ट, राइट। एक कार्ट जो है वो मूव कर रही है, टू पर्सन्स हैं, उसमें अपोजिट साइड से उस जो मूविंग कार्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट कार्ट स्टिल मूव्स विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। बट जो कार्ट है वो उसी स्पीड से मूव कर रही है जिस स्पीड से वो पहले मूव कर रही थी, और इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो यदि कार्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता तो या तो उसकी स्पीड चेंज होती या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती या फिर उसकी शेप चेंज होती। कार्ट की शेप तो कार्ट की शेप भी चेंज नहीं हुई है, कार्ट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है, प्लस कार्ट की स्पीड भी चेंज नहीं हुई है। तो मतलब इस पर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। बट ये बोल रहे हैं कि टू पर्सन आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस कार्ट। अब इनके अकॉर्डिंग टू पर्सन जो हैं वो उस कार्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग वो कार्ट की ना स्पीड चेंज हुई ना डायरेक्शन चेंज हुई, तो कार्ट पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो दोनों ही ठीक हैं अपनी अपनी जगह। बट क्या है, जो टू पर्सन्स हैं वो अपोजिट साइड जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, और जो फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। तो जो जैसे ए पर्सन जो है वो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और उसके अपोजिट साइड से बी पर्सन जो है वो भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो दोनों का जो मेन फोर्स है, जो आंसर फोर्स है, जो रिजल्ट फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब जो ए का फोर्स है वो +1 न्यूटन है और बी का फोर्स -1 न्यूटन है, और +1 न्यूटन -1 न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो फाइनल फोर्स है वो 0 हो जाएगा, और फोर्स और कार्ट जिस डायरेक्शन में अपना मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? Two persons are applying forces on two opposite sides of a moving cart, but the cart still moves with the same speed in the same direction. This leads us to conclusion that both are applying an equal magnitude force, and the direction of force by both of them is opposite to each other.
So as a result, both of the four cancel out each other and the result force will be 0. And the card continue to move with the same speed in the same direction. So now next question is, where do we apply a force while walking? Yes. थिंक देन आंसर। वो ये बेटा, आप फिजिक्स में और मैथ्स में बेसिकली जो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन है, वो आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने डेफिनेशन लर्न की, आपने फॉर्मूलाज लर्न किए, फिर आप फिजिक्स का एग्ज़ाम देने चले गए, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप फिज़िक्स को नहीं समझ सकते, फिज़िक्स के साथ नहीं खेल सकते। क्लास 7 से ही फिज़िक्स स्टार्ट हो जाता है। बस जनरली होता क्या है, हमारे इंडिया का जो स्टडी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है क्लास 7 से 10 तक जो है फिज़िक्स से बच्चों को डर लगता है तो वो रटा दिया जाता है। फिर 11th में जब फिज़िक्स समझने का होता है तो इनके 7th के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। जनरली जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो 7 से 10 तक बन जाता है, ठीक है। अब 7th क्लास के कॉन्सेप्ट से उनकी क्लियर नहीं है तो वो कहाँ 11th में आगे 7th 8th 9th 10th के कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर करते हैं, तो उनके लिए जो 11th क्लास की फिजिक्स बहुत हार्ड बन जाती है। तो इस वजह से हम यहाँ कोशिश करते हैं कि आपकी 7th क्लास से ही आपका फिजिक्स आप अलग से लेके चलो और फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू वी अप्लाई अ फोर्स व्हाइल वॉकिंग? यस, तो जब हम चलते हैं बेटा, अब जब आप देखो, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते होंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एवरी एक्शन है रिएक्शन। जो हम कोई भी एक्शन करते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। तो तब हम चलते हैं तो चलते टाइम क्या है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं फ्लोर, वो फर्श पर, राइट। जो हम जहाँ चल रहे हैं उस सरफेस पर, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो रोड पर, ठीक है, हम जो है ग्राउंड पर जहाँ भी हम चलते हैं वहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लेग्स के थ्रू वो फोर्स अप्लाई हो रहा है ग्राउंड पर और ग्राउंड उसका रिएक्शन दे रही है। उस रिएक्शन की वजह से हमारे पैर जो हैं, हम जो है आगे की साइड पुश करते हैं और इसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? Newton's third law, it states that every action has an equal and opposite reaction. This is relevant to walking because when you put your foot on the ground, you are applying a force on it. In doing this, the ground also actually applies an equal force onto your leg in the opposite direction, pushing you forward. Here you are applying force on the ground in the backward direction and the ground applies forces on your foot in the forward direction, which help you walk in the forward direction. So now next question is, a water tank has 4 taps, fixed point A, B, C, D as shown in figure 1. The water will flow out at the same pressure from tap at option A, B and C, option B, A and B, option C, C and D, and option D, A and C. So what will be your answer? Think then answer. Yes, right answer will be option 1, B and C. अब आप देखिए यहाँ पर जो वाटर टैंक है इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, A, B, C, D। उसमें B और C जो हैं वो इक्वल डेप्थ पे हैं, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, एक्चुअली जो वाटर लिक्विड के अंदर जो भी पॉइंट होगा उसका जो उसमें जो एवरी पॉइंट पे प्रेशर जो है सेम होगा, बट जो वो प्रेशर है वो डेप्थ के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। मतलब प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट या प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए जहाँ जो ए पॉइंट है वो सबसे ऊपर है, मतलब ए पॉइंट पे जो है वो प्रेशर है वो थोड़ा सा बी, सी और डी के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि जो ए की डेप्थ है वो बी और सी और डी के कंपैरिजन में कम है। बट जो सी और डी, बी और सी हैं उनकी डेप्थ बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में है बी और सी, तो इन दोनों की डेप्थ जो है वो इक्वल है। तो इसलिए बी और सी टैप में जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। तो व्हाट विल बी योर आंसर?
the pressure inside a liquid at the same depth will be equal and the liquid pressure differ with the height of the liquid. Here the point B and C in the water tank lie at the same depth and hence have the same pressure when water is allowed to flow out. Now next question is, in figure 11.1, two boys A and B are shown applying force on a block. If the block moves toward the right, so which one is following statement is correct? Option A, magnitude of force applied by A is greater than that of B. Option B, magnitude of force applied by A is smaller than that of B. Option C, net force of the block is towards A. Option D, magnitude of force applied by A is equal to that of B. तो अब देखिए इसमें होता क्या है, इस क्वेश्चन में देखो एक बार पूछ क्या रहा है, इसमें जो टू बॉयज़ हैं ए और बी, और आपको फिगर से बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है कि जो ए और बी जो बॉयज़ हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्ट फोर्स होगा वो ए माइनस बी होगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है, जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूँ कि जो ए है वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो बी है वो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो व्हाट विल बी नेट फोर्स? तो यह नेट फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, इट विल बी 5 न्यूटन. जो नेट फोर्स है वो ए माइनस बी का रिजल्ट होता है. अब इसके अकॉर्डिंग जो है जो ये ब्लॉक है ये राइट साइड में मूव कर रहा है, तो मतलब राइट साइड से जो फोर्स है वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, राइट साइड के फोर्स का रिजल्ट ज़्यादा है, मतलब ए माइनस बी इज़ ग्रेटर दैन 0. तो इसका मतलब क्या है कि जो ए का जो फोर्स है वो वी से ज़्यादा है. तो राइट आंसर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए ग्रेटर दैन दैट ऑफ बी. सो योर राइट आंसर इज इन राइट डायरेक्शन, टोटल फोर्स इज ए माइनस बी. ठीक है, तो सिंस ब्लॉक इज मूविंग इज राइट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इज राइट डायरेक्शन मस्ट बी पॉजिटिव. सो देयरफॉर a minus b is greater than 0 and here a is greater than b. So right answer will be A. Magnitude of force applied by A is greater than that of B. So now next question. A container is filled with water as shown in given figure. This is the figure. So which of the following statement is correct about pressure of water? Option A, pressure at A greater than pressure at B greater than pressure at C. Option B, pressure at A is equal to pressure at B equal to pressure at C. Option C, pressure at A less than pressure at B greater than pressure at C. Or now D option is pressure at A less than pressure at B less than pressure at C. So what will be your answer? Your answer will be option D, pressure at A less than pressure at B less than pressure at C. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका जो प्रेशर है वो बिल्कुल सेम होता है, बट वो डेप्थ पे डिपेंड करता है. डेप्थ इंक्रीज होती है तो इनका प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड एट द same depth will be equal, but the liquid pressure differ with the height of the liquid. So the pressure of the liquid as a depth or proportional to the depth. Okay, so here answer will be D, pressure at A less than pressure at B less than pressure at C, क्योंकि जो A है उस पर जो प्रेशर है, उस जो ए की जो डेप्थ है वो बी और सी के कंपैरिजन में कम है, बी की डेप्थ सी के कंपैरिजन में कम है, तो इसलिए सी के ऊपर जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होगा, बी के ऊपर जो प्रेशर है वो सी से कम होगा, ए से ज़्यादा होगा, और जो ए के ऊपर जो प्रेशर है वो सबसे कम है और बी और सी से कम है. ठीक है, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन. टू रॉड्स ए एंड बी हैविंग सेम वेट and equal length have different thickness. Rod A is thinner with rod B and while rod B is thicker. So they are held vertically on the surface of sand. So which one of them will sink more? अब कौन सी, इसमें देखो दो रॉड दी हुई है A और B और दोनों का सेम वेट है और जो लेंथ है वो भी इक्वल है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक थिक है और एक थिन है.
तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी रोड है जो कि फेस सैंड में ज़्यादा अंदर जाएगी। तो सीधी सी बात है, अब आप देखिए जो रोड थिन है, मतलब जो रोड पतली है तो इसका एरिया भी क्या होगा, कम होगा। और जो रोड मोटी है उसका एरिया भी जो होगा वो ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब आप देखिए इन दोनों का फोर्स बिल्कुल सेम होगा क्योंकि दोनों का वेट इक्वल है और लेंथ इक्वल है। बट जो एरिया पे आते हैं, जो थिक वाली रोड है इसका एरिया कम है, तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज एरिया एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम होता है, और एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। अब आप देखिए जो थिक रोड है उसका जो एरिया जो है वो क्या होगा, थिक रोड का एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो एरिया और प्रेशर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ जो थिक रोड है वो मोटी है, उसका एरिया ज़्यादा है तो उसका प्रेशर कम है। इसलिए जो पतली वाली रोड है वो ज़्यादा सिंक होएगी, वो ज़्यादा सैंड के अंदर जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्चर shoots an arrow in the air horizontally. However, after moving some distance, the arrow falls to the ground. Name the initial force that set the arrow in motion. Explain why the arrow ultimately falls down. अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जो एरो है वो फाइनली क्या है, नीचे गिर जाती है। तो इसके पीछे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, और इनिशियल फोर्स जो एरो पे है वो क्या क्या लग रहे हैं जिसकी वजह से वो मोशन कर रहा है। अब देखिए आप इसको सिंपल वे में सोच के देखिए, आप कुछ भी एरो चलाते हो, आप कोई भी धनुष चलाओगे तो उसमें से जो आप एरो निकालोगे तो वो क्या होगी, आप पहले उसमें मस्कुलर फोर्स लगाओगे, उसके जो थ्रेड है उनको पीछे करोगे, राइट। उस मस्कुलर फोर्स की वजह से जो मस्कुलर फोर्स आपने अप्लाई किया तो उसके रिएक्शन में जो जो एरो है वो मूव करने लगती है। बट जो एरो की स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, बिकॉज एयर में भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, और धीरे धीरे कम हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से एक एरो पे 3 फोर्स अप्लाई होते हैं। फर्स्ट मसल्स फोर्स या मस्कुलर फोर्स, सेकेंड इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड द लास्ट वन इज gravitational force. So the archer stretches the string of the bow by applying muscular force. So in the process, the shape of bow change. When the string is released, it regain its origin position that provide the initial force to set the arrow in motion. So the force of gravity that acts on the arrow in the downward direction bring it to the ground. So now next question is, we know that there is a huge amount of atmospheric pressure on us, but we do not experience it effect by. अभी हमको ये सबको पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो क्या है, एयर है, और एवरी एयर पार्टिकल में प्रेशर होता है। तो वो जो प्रेशर है वो हमें फील क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर ये होगा बेटा, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर का प्रेशर है, और जो बाहर जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो प्रेशर है वो इक्वल है। तो इस वजह से जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 पार्टिकल है वो अपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रिजल्ट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि ए माइनस बी जो है वो इक्वल है, ए और बी है वो इक्वल है, तो रिजल्ट फोर्स होगा ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इसलिए जो नेट फोर्स है वो 0 होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि जो बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर से बिल्कुल सेम है। तो जैसे मैंने ले लिया है कि बॉडी के अंदर का प्रेशर ए है और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बी है, तो ए माइनस बी इट विल बी 0। तो इस वजह से हमें जो प्रेशर है वो फील नहीं होता, बिकॉज वी नो दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. So the pressure of air inside our body is same as that of atmosphere. So therefore, we do not experience its effect. Isn't nature kind of us? So next question is, why is it easier to walk on soft and
if we have flat shoes rather than shoes with sharp heel? अब इसका आंसर देखिए, ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें देखिए, एक लेडी ने इनको एक सैंड पे वॉक करनी है और एक ने तो पहने हुए हैं फ्लैट शूज़ और दूसरी ने पहने हुए हैं शार्प हील्स, जिसकी सैंडल्स में बहुत शार्प हील है। तो अब देखिए किसका चलना ज़्यादा आसान होगा। अब आप यहाँ पे एक सीधे सा आप ये सोच सकते हो कि जो कम प्रेशर अप्लाई कर रही है वो आराम से चल सकती है उस सैंड के फर्श पर, क्योंकि जब प्रेशर कम होगा तो उस सैंड में पैर ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा और वो आसानी से वॉक कर पाएगी। बट यदि पैर ज़्यादा अंदर जाएगा तो वो आसानी से वॉक नहीं कर पाएगी। ये सब आप नॉर्मल वे में, कोई नॉर्मल से किसी भी इंसान से मैं पूछूंगी तो वो इसको इस जनरल तरीके से समझ सकता है। बट इसके पीछे का फिजिक्स आप देखिए, फिजिक्स क्या होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ किसका एरिया ज़्यादा है। अब जो इसने हील पहनी हुई है उसका एरिया जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उसने पेंसिल हील पहनी हुई है। अब उसका एरिया कम है तो मतलब प्रेशर ज़्यादा है, मतलब वो सैंड में अंदर तक जाएगी। बट जो फ्लैट सोल वाली है उसका एरिया ज़्यादा है, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो उस फ्लैट वाले का जो फ्लैट हील है उसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, और हम जानते हैं प्रेशर और एरिया आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो उसका जो है प्रेशर कम होगा। इसलिए जिसने फ्लैट सोल पहना हुआ है वो आराम से सैंड पे वॉक कर सकती है, और जिसने हील्स पहनी हुई है वो आराम से सैंड पे वॉक नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी हील्स की वजह से वो सैंड फर्श पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही है और उसकी वजह से वो सैंड में अंदर जा रही है। जबकि जो फ्लैट सोल है उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, उसका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, इसलिए वो सैंड में अंदर नहीं जा रही है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स का एक ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। अब ये देखो, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है, उसकी स्पीड चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी शेप चेंज करता है, राइट। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, force can cause an object to turn or change direction, and force can change the shape of an object। ठीक है, ये हम ऑलरेडी फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पैराशूट, विल ही कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट। अब जो पैराशूट नीचे आता है इसके लिए कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सीधी सी बात है, आप इसको फटाफट से आंसर दे दोगे, मैम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इफ़ ही विल डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट, यानी वो बिना पैराशूट से जो नीचे आ सकते हैं इतनी ही सेम स्पीड के साथ, तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पे हमारा बस नहीं है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये एक नेचर का फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अचानक से चीज़ों को खींचता है, तो वो अचानक से आपको खींचेगा और आप ज़मीन पे धप से गिरोगे, जैसे कोई बॉल वगैरह गिरती है और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हार्म कर सकती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। बट जो पैराशूट है, पैराशूट आपको ऊपर की साइड पैराशूट आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट साइड आपको प्रेशराइज करता है ऊपर जाने के लिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आने के लिए अप्लाई करता है। तो जो नेट फोर्स है वो इतना ही होता है ताकि आपको धीरे धीरे नीचे उतार सके। अच्छा, एक बार इसको आसानी से समझो आप, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर हमारा बस नहीं है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। बट जो यदि यदि पैराशूट इसने नहीं पहना होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बिल्कुल सीधे आके ज़मीन पे गिर जाएगा, ठीक है, इसको चोट लग सकती है। तो इसकी जो पैराशूट है, पैराशूट ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि नेट फोर्स उतना ही होता है कि वो धीरे धीरे नीचे आ सके। तो नीचे उतरने के लिए पैराशूट की ज़रूरत है, आप सीधे ही कूदने की जो है एडवेंचर, जैसे जिनको एडवेंचर पसंद है वो चाहते हैं यदि वो ऐसे ही कूद जाए, तो वो थोड़ा सा फिजिक्स याद कर लें कि मैंने क्या बोला था। यस,
So next question is, if force of 100 Newton is applied on an area of 4 meter square, तो compute pressure being applied on the area. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. So here force is 100 Newton and area is 4 meter square. So pressure is 100 Newton by 4 meter square and Newton per meter square is equal to Pascal. और प्रेशर की यूनिट होती है आपकी पास्कल. तो राइट आंसर इज 25 पास्कल. और पास्कल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पास्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल पी और स्मॉल ए. कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल पी और कैपिटल ए से हम पास्कल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल पी और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं. नहीं, पास्कल का रिप्रेजेंटेशन का सही साइन है कैपिटल पी एंड स्मॉल ए. दिस इज पास्कल, यूनिट ऑफ प्रेशर. सो नाउ नेक्स्ट, डिफाइन प्रेशर. अब प्रेशर को आपको सिंपली डिफाइन करना है कि प्रेशर होता क्या है. हम लोग ऑलरेडी प्रेशर को काफ़ी पढ़ चुके हैं. सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया. सिंपल. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज थ्रस्ट इक्वल टू. अभी एक्चुअल में थ्रस्ट क्या है? अब जनरली बच्चों को पता ही नहीं होता कि थ्रस्ट है क्या. सिंपल, आपको सिर्फ इतना पढ़ाया है कि जो फोर्स और थ्रस्ट है, कई ये बोल देते हैं कि मैम फोर्स और थ्रस्ट जो है वो इक्वल है. तो फोर्स और थ्रस्ट सेम है तो दो वर्ड क्यों यूज़ किए हैं एक ही चीज़ के लिए? ऐसा कि उसको स्कूल का नाम इसका फोर्स है और प्यार से इसको थ्रस्ट बुलाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना बेटा. थ्रस्ट भी फोर्स ही है, बट दोनों में देखो डिफरेंस क्या है. यदि हम किसी भी पार्टिकल पर हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज थ्रस्ट. जैसे कि हम यदि किसी कील को ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो कार्डबोर्ड या फिर किसी वॉल किसी में भी अंदर जाता है, तो हैमर से हम कील के ऊपर परपेंडिकुलर जो है हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे बोलेंगे थ्रस्ट. तो बेसिकली थ्रस्ट क्या है? टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. तो यह है आपका थ्रस्ट. और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि थ्रस्ट और फोर्स जो है वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ थ्रस्ट किसके इक्वल होगा? थ्रस्ट इज इक्वल टू ऑप्शन डी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय अ लिक्विड चेंज. तो इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्रीज विद डेप्थ. ठीक है ना, डेप्थ के साथ वो इंक्रीज होगा. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वो प्रेशर भी जो है वो बढ़ने वाला है. So now next question is, yes, कॉलम ए, मैच कॉलम ए है 1 and 2. तो फ्लूइड फ्रिक्शन किससे रिलेटेड है? फ्लूइड फ्रिक्शन को हम बोलते हैं ड्रैग. अब जो ड्रैग है वो ही क्या है हमारा? फ्लूइड फ्रिक्शन. अच्छा, अब ये बता दो आप, अब ये वर्ड आ ही गया फ्लूइड फ्रिक्शन, तो फ्लूइड फ्रिक्शन है क्या? अच्छा, बेसिकली फ्लूइड क्या है? ठीक है. अब जो एयर और लिक्विड है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं. और जो फ्लूइड में भी ये फ्रिक्शन अप्लाई होता है और इस फ्रिक्शन को हम ड्रैग बोलते हैं, राइट. और इस ड्रैग फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही ये जो एयरप्लेन है, फिश है, इनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है ताकि वो ड्रैग फ्रिक्शन को कम कर सके. अब ये लुब्रिकेंट्स क्या है हमारे? लुब्रिकेंट्स क्या काम करने के काम आते हैं? रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल और ग्रीस वगैरह हम अप्लाई करते हैं. और व्हील्स के लिए आएगा इधर रोलिंग फ्रिक्शन. जो व्हील्स है वो व्हील्स की शेप है आपकी रोल सर्कल. ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो व्हीकल्स के नीचे हम व्हील्स यूज़ करते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होता है, राइट, ताकि व्हीकल जो है आराम से तेज स्पीड में चल सके, इसलिए हम व्हील्स लगाते हैं. नाउ स्प्रिंग बैलेंस में आता है मेजर्स फोर्स. जो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो फोर्स मेजर करने की डिवाइस है. शेप ऑफ एयरप्लेन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ड्रैग फ्रिक्शन को कम करने के लिए एयरप्लेन की शेप है स्ट्रीमलाइन. और ये रफ सरफेस है. जो रफ सरफेस में क्या होगा? फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा. तो रफ सरफेस इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन सी. और सेवेंथ, हीट जनरेशन का होगा ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है. जैसे कई बार हम देख चुके हैं, अचानक से हम किसी टायर जाता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है. और एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं मैच स्टिक. तो जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या होते हैं? हीट जनरेट होती है और वो जल जाती है.
तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। जो फ्लूइड्स है बेसिकली क्या होता है, देखो तीन मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, बट गैस और लिक्विड्स में भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, और फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ड्रैग। So now next question, sliding friction is than the rolling friction। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से कम है और ज़्यादा है। तो बेटा इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई हुई है, स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है, मतलब स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों से कम होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है जो फ्रिक्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो दोनों पार्टिकल है वो बिल्कुल साथ में होते हैं, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा एरिया कवर होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा होती है। बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्लाइड से जाती है, तो जो एरिया है वो एरिया कवर उतना ही होता है, बट वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन में आपको पता है नीचे वो रोल्स लगे होते हैं, तो इसकी वजह से वो एरिया से जो उनका सरफेस एरिया है वो इतना कनेक्ट नहीं होता। सरफेस एरिया कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा, बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। और इसके लिए जो बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप क्लास 8 के फ्रिक्शन चैप्टर को आराम से आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, ताकि आपके इस कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैच स्टिक स्ट्रक ऑन अ मैच बॉक्स कैचेस फायर इजीली बिकॉज, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। राइट आंसर विल बी ए, फ्रिक्शन मे कॉज फायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट दी बाइसिकल टायर्स। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फ्रिक्शनल फोर्स। Now next question is smooth surface has, तो smooth surface has less friction, more friction, something less and sometime more, option D all of these। so right answer will be less friction, क्योंकि आपको बता चुके हैं जो सरफेस यदि स्मूथ है तो वो इसके जो बीच बीच में जो गैप्स होंगे वो भरे हुए होंगे, और जब गैप्स भर जाते हैं तो क्या है, लेस फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, राइट। तो जो रफ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बट जो स्मूथ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन कम होता है। इसलिए कैरम वगैरह में हम लोग पाउडर डालते हैं ताकि उस सरफेस को स्मूथ कर सकें और फ्रिक्शन को कम कर सकें। नाउ फ्लूइड्स आर, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फ्लूइड्स क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेस दोनों का मिक्स होते हैं, इन्हें फ्लूइड बोलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, तो ऑप्शन ए रफनेस ऑफ सरफेस, ऑप्शन बी स्मूथनेस ऑफ सरफेस, ऑप्शन सी इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो ऑब्वियसली यदि जो सरफेस है वो रफ होगी तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है कि इस फोर्स की क्वालिटी कैसी है, वो स्मूथ है या रफ है, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरह से बेटा जो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इन पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो ये राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if we apply oil on door hinges to frict, the friction will increase, decrease, disappear, altogether, will remain unchanged। तो यदि हम जैसे ये होता है अपने घरों में कि कोई भी लोहे का गेट है या फिर कुछ भी है वो बहुत जाम हो जाता है, और मम्मी वगैरह बोलती है हमारी कि इसमें ऑयल कर दो, ऑयलिंग कर दो। तो वो ऑयलिंग क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ऑब्वियसली राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डिक्रीज। Now next question is friction due to fluids, it's called, friction due to fluids is called drag। Now friction is foe and friend, both friction कभी कभी foe भी है, कभी कभी friends भी है। friction के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो right answer will be option C, both A and B। दोस्तों the shape of an airplane is like a bird,
या जिससे वो ड्रैग फ्रिक्शन को कम कर सके, इसलिए बर्ड, एयरप्लेन, इन सब की जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन होती है। यस तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन क्लास 8 के फोर्स और फ्रिक्शन से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ हम हमारी आगे वाली वीडियो में इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हम आपके जो पहले चैप्टर्स को कवर करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते हैं, सीबीएसई क्वेश्चंस को करते हैं, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करते हैं, ताकि आपका उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका ऐसा ना हो जो कवर ना हुआ हो। तो इस तरह से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और 7 से 12 तक की फिजिक्स और मैथ की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। माय चैनल नेम इज़ इजी योर कॉन्सेप्ट्स।